हेलो एस्पायरेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेश भाटी आपका वेद स्टडी ग्रुप में वेलकम करता हूं। और आज हमारा जो टॉपिक है हिस्ट्री में वो है मौर्य डायनेस्टी के एक रूलर अशोक महान, अशोका द ग्रेट। पिछली क्लास में हमने मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था कि भाई किस तरह से डायनेस्टी नंदा डायनेस्टी को हटाकर गद्दी प्राप्त करती है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के फाउंडर थे और एक बड़ा एम्पायर खड़ा किया जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर। नंद वंश के बाद जो मगध पे रूल किया वो क्या था? मौर्य डायनेस्टी ने, मौर्य वंश। और एक नया टॉपिक भी था वो मौर्य काल कह सकते हैं, मौर्यन एम्पायर, मौर्यन एज। तो उसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, कैसे उसने अपने गुरु की सहायता से, चाणक्य कौटिल्य की सहायता से, मदद से एक बड़ा एम्पायर बनाया। और फिर हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा जो था जिसका नाम था बिंदुसार, उसको पढ़ा और उसके बारे में देखा। उसके बाद हम बात करते हैं बिंदुसार का बेटा था अशोक महान, जो अगला राजा बना इस मौर्य एम्पायर का या मौर्य वंश का, अशोका द ग्रेट, अशोक महान। क्लियर है? तो आज हम शुरुआत करते हैं, बात करते हैं अशोका द ग्रेट, अशोक महान के बारे में। तो हमारी बातें इतनी। हाँ जी। तो अशोक को अपने पूर्वजों के द्वारा जब विरासत में एक बहुत बड़ा एम्पायर मिला था, एक बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। और इतिहासकार बताते हैं कि जो अशोक महान था उसने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की थी। या जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की। ठीक है। और इस तरह से वो राजा बना। तो कहते हैं इतिहासकार कि लगभग कब अशोक जो था 269 यानी 273 से अशोक जो है अपने प्रतिद्वंदियों को या अपने भाइयों को हराकर गद्दी प्राप्त करता है। और 269 में अशोक जो है अपना राज्याभिषेक कराता है और एक औपचारिक तरीके से राजा बनता। 269 में अशोक क्या बना? अशोक महान राजा बना था। ठीक है। और बौद्ध ग्रंथ कहते हैं कि भाई अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी प्राप्त की। क्लियर है? इस तरह से तो अशोक ने अपने इस राजा बनने के बाद 8वें वर्ष 261 में एक लड़ाई लड़ी जिसका नाम था कलिंग वॉर, कलिंग का युद्ध, कलिंग युद्ध या कलिंग वॉर। हमारी बातें, कलिंग वॉर, कलिंग युद्ध। कलिंग जो है आज उड़ीसा का जो क्षेत्र है, यानी जो उड़ीसा है उसको आज कलिंग, यानी उड़ीसा का पुराना नाम कलिंग है। तो इस समय जो कलिंग था आज का उड़ीसा, यानी उड़ीसा का पूरा नाम कलिंग, यानी जो आज उड़ीसा है इस समय उसको कलिंग कहा जाता था। तो अशोक ने कोई और लड़ाई नहीं लड़ी इस कलिंग युद्ध के अलावा। अशोक ने इस कलिंग युद्ध के द्वारा कलिंग पर अपना कब्जा कर लिया था। बाकी जितना बड़ा एरिया था वो सब उसको अपने पूर्वजों के द्वारा ही मिला था। तो हमारी बातें, तो इस तरह से अशोक ने इस कलिंग युद्ध को जीतकर कलिंग को मौर्य एम्पायर में मिला लिया। अब इतिहासकार कहते हैं कि हिस्टोरियंस की कलिंग की विजय के पीछे कई कारण थे, जैसे कि ये एक काफी यहाँ से ट्रेड रूट जाते थे। ठीक है। तो उस व्यापार पे कब्जा करना चाहता था अशोक। क्लियर है? और काफी यहाँ की जो भूमि थी उपजाऊ थी, रिसोर्सेज थे इस वजह से। क्लियर? हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि अशोक को इस तरह से अपने पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा एम्पायर मिला था। अशोक को अपने पूर्वजों के द्वारा एक बहुत बड़ा एम्पायर मिला हुआ था। ठीक है। हाँ जी। अशोक को, और आप देखेंगे कि यहाँ पे मगध है, पाटलिपुत्र है। ठीक है। इधर वाला एरिया पाटलिपुत्र जो राजधानी थी इनकी। तो कहते हैं इतिहासकार कि ये कलिंग उड़ीसा, बंगाल, नेपाल, कश्मीर और ये अफगानिस्तान तक का एरिया और ये साउथ में इतना एरिया कब्जे में था। समझ रहे हैं आप? देख रहे हैं कितना बड़ा एम्पायर है ये। ठीक है। तो अशोक जो था इतने बड़े एम्पायर का राजा था, मालिक था। देख रहे हैं आप?
तो आप ये मान के चलिए कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लगभग लगभग सारे एरिया पे उसका अपना कब्जा था, कंट्रोल था। साउथ में अगर हम बात करें तो कर्नाटक तक का एरिया उसके कब्जे में है, केरला वाला और ये तमिलनाडु और कुछ थोड़ा सा आंध्रा का एरिया, ठीक है, यही उसके कंट्रोल से बाहर था ये जो, ठीक है, इस तरह से। तो इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा एम्पायर उस पर उसको मिला था। और अशोक ने सिर्फ और सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं ना इधर, ये उड़ीसा वाला जो एरिया है, उड़ीसा, कलिंग, ठीक है, कलिंग उड़ीसा, इसको जीता था अशोक ने, कलिंग उड़ीसा को जीता था। बाकी और जो इतना बड़ा एरिया है, एम्पायर है, अशोक को विरासत में मिला था अपने पूर्वजों के द्वारा। तो अशोक ने सिर्फ एक ही एरिया की विजय की थी और वो था कलिंग उड़ीसा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे कलिंग उड़ीसा, ठीक है, कलिंग उड़ीसा, इसको जीता था अशोक ने बस। तो इस तरह से कहते हैं इतिहासकार कि अशोक ने 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व यानी बीसी में अशोक ने कलिंग को जीत लिया। समझ में आ रही बातें। और इतिहासकार कहते हैं, हिस्टोरियंस कहते हैं कि इस लड़ाई के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, उसका दिल पिघल गया और अशोक ने क्या किया, युद्ध छोड़कर, लड़ाई झगड़ा छोड़कर शांति की नीति अपना ली। हमारी बातें। और इस तरह से फिर उसने शांति के द्वारा, भाईचारे के द्वारा, ठीक है, अपने इस एम्पायर को संभाल के रखा। हमारी बातें। तो इतिहासकार ये भी कहते हैं कि भाई जहां उसने अपने 99 भाइयों को गद्दी प्राप्त की, भाइयों को मारकर, ठीक है, और अब कलिंग में बहुत बड़ी कहते हैं हिंसा भी हुई थी, बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग बंदी बना लिए गए। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई जब उसने अपने भाइयों को मारा तब उसे दया नहीं आई, और कलिंग में जो दूसरे लोगों को मारा, जो युद्ध लड़ा, जो लड़ाई लड़ी, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो तब कैसे दया आ सकती है, ठीक है। तो कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि अशोक की अब मजबूरी थी और ये कहते हैं ना समय की आवश्यकता थी, ठीक है, नीड थी कि भाई इतने बड़े एम्पायर को संभाल के कैसे रखा जाए। अब आप लगातार तलवार के दम पर या लगातार युद्ध लड़ते रहें, जनता पे शोषण करते रहें, अत्याचार करते रहें, या आपके अधिकारी शोषण अत्याचार करते जनता पर, तो जनता क्या भड़क जाएगी, विद्रोह कर देगी और आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। तो अशोक ने कहते हैं कि व्यवहारिक नीति अपनाई थी अशोक ने, एक समय की मांग को देखते हुए, समय के अनुसार अशोक ने कहा कि अब कोई एरिया बचता नहीं है, ये साउथ वाला एरिया बचा हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं आप। और इतने बड़े एम्पायर को संभाल कर रखने के लिए जरूरी था कि भाई जो यहाँ पर अलग अलग कल्चर है, अलग अलग संस्कृति हैं, अलग अलग तरह के जो लोग हैं, उन सबको एक करके इस एम्पायर को, इतने बड़े एम्पायर को कैसे संभाल के रखा जाए। तो इसी वजह से कहते हैं अशोक ने शांति की नीति अपनाई, युद्ध की नीति छोड़कर शांति की नीति अपनाई, जिसको कहा जाता है धम्म की नीति अपनाई। समझ में आ रही बातें। तो इस तरह से अशोक इस युद्ध के बाद शांति प्रिय क्या बन गया था, शांति प्रिय राजा बन गया था और उसने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्लियर यहां तक। तो इस कलिंग युद्ध के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ अशोक में, या अशोक की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था ये, कौन, कलिंग युद्ध। हमारी बातें। तो ये डेट भी पूछता है कि कलिंग युद्ध को कब लड़ा गया, तो 261 ईसा पूर्व में बीसी में कलिंग वॉर हुआ और उसमें अशोक की जीत हुई और अशोक ने कलिंग पर कब्जा कर लिया और इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए, ठीक है, घायल हुए, बहुत सारे लोगों को दास बंदी बनाकर इधर लाया गया। और इसी के बाद अशोक ने क्या किया, युद्ध की नीति छोड़ दी, शांति की नीति अपनाई और बौद्ध धर्म अपना लिया। तो हमारी बातें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। और ये कलिंग युद्ध के बारे में किस अभिलेख से पता चलता है, अशोक ने अभिलेख लिखवाए थे सीधा अपनी जनता तक कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, सीधा जनता को एड्रेस यानी संबोधित करने के लिए, जिससे कि सीधा हम जनता तक अपनी बात पहुंचा सको। उसके लिए उसने क्या लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे पिलर्स पे,
रॉक एडिट्स पे, बड़े बड़े पत्थर के जो वो थे ना स्तंभ उस पे, ठीक है, और बड़े बड़े शिलाखंडों के ऊपर। तो ये पूछा जाता है एग्जाम में कि कलिंग वॉर का जिक्र अशोक के कौन से अभिलेख में है, तो वो है 13 रॉक एडिक्ट्स, 13वां शिलालेख, 13वां शिलालेख, 13 रॉक एडिक्ट्स, 13वें शिलालेख से हमें इस कलिंग वॉर के बारे में क्या है पता चलता है, इस कलिंग वॉर के बारे में हमें पता चलता है। तो इसको नोट कर लेंगे आप, इसको आप एक बार नोट कर लें। इन 3-4 सालों में तो अशोक जो है गद्दी प्राप्त करने के अपने भाइयों से लड़ता रहा। 269 में वो राजा बना, गद्दी पे बैठा फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से, और 261 में उसने कलिंग की लड़ाई लड़ी, युद्ध जीता और कलिंग पर कब्जा कर लिया। और इस कलिंग वॉर के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहां से मिलती है, अशोक के शिलालेख से, जो 13वां शिलालेख है 13 रॉक एडिक्ट से। और इसी युद्ध के बाद अशोक का क्या हो गया, हृदय परिवर्तन हो गया, बदलाव आ गया उसमें। अब उसने क्या किया, कलिंग वॉर के बाद युद्ध की नीति छोड़कर, वार पॉलिसी को छोड़कर पीसफुल पॉलिसी अपनाई, मतलब एक धम भेरी घोष के स्थान पर धम घोष की नीति अपनाई, युद्ध की नीति छोड़कर शांति की नीति अपनाई, नॉन वायलेंस की नीति अपनाई, भाईचारे की नीति अपनाई। समझ में आ रही बातें? तो इसको नोट कर लें कि कलिंग वॉर के बाद तो इतना बड़ा मैंने बताया था अभी, इतना बड़ा एम्पायर तो तुमको संभाल के कैसे रखोगे, शांति के द्वारा, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करके, अहिंसा का पालन करके। लगातार लड़ाई झगड़े करते रहोगे तो आप कब तक लोगों पर अत्याचार करोगे, कब तक उनको दबा के रखोगे, कभी ना कभी तो क्या है, विस्फोट होगा ही होगा। तो अशोक समझ गया था कि भाई जरूरी है इस एम्पायर को संभाल कर रखने के लिए ये व्यवहारिक नीति अपनाई, शांति की। क्लियर है इतना आप सभी को? यस। तो अशोक ने इस कलिंग युद्ध के बाद कौन सी नीति अपनाई थी, युद्ध की नीति को छोड़कर, जिसको कहते हैं भेरी घोष, भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई, यानी शांति की नीति अपनाई, शांति की नीति अपनाई। भेरी घोष होता है युद्ध की नीति, भेरी घोष यानी युद्ध की नीति। समझ रहे हैं आप? तो अशोक ने अशोक ने अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाई, मतलब युद्ध की नीति को छोड़कर शांति की नीति अपनाई, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की नीति अपनाई। क्लियर है ये? तो इसको नोट करें एक बार, हो गया, पूछा जाता है एग्जाम में, इसको आप याद रखें। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, हो गया। तो ये हमने अशोक के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा है, समझ रहे हैं आप? हाँ जी। और अशोक ने जो अपने अभिलेख लिखवाए थे, खुदवाए थे, तो ज्यादातर अभिलेखों में अशोक का नाम नहीं है। ठीक है, 2 जगह के अभिलेख मिलते हैं, जैसे कि एक मिलता है मास्की में, मास्की कर्नाटक, और एक है गुर्जरा एमपी, गुर्जरा एमपी, मास्की कर्नाटक, गुर्जरा एमपी। तो इन दोनों अभिलेखों में ये हो गया, तो इन दोनों अभिलेखों में, इन दोनों अभिलेखों में अशोक नाम मिलता है, अशोक, अशोक नाम मिलता है। उसने, उसका मैंने बताया ना, भारत में जो इतना बड़ा साम्राज्य मैंने अभी बना के दिखाया मैं आपको, तो भारत के जो अलग अलग हिस्सों में या मौर्य साम्राज्य में जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं जगह जगहों पर, उनमें एक तो मास्की कर्नाटक और एक है गुजरा एमपी। इन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक लिखा है। बाकी और जो उसके अभिलेख हैं उनमें अशोक का नाम अशोक नहीं मिलता। अशोक के नाम के लिए एक उपाधि मिलती है, अशोक की एक उपाधि मिलती है, प्रियदर्शी,
पियदस्सी पियदस्सी या देवनाम पिय? देवनाम पिय मतलब देवताओं का प्रिय है, देवताओं का प्रिय। समझ रहे हैं आप? इसका क्या मीनिंग है? देवताओं का प्रिय अशोक। तो मास्की और गुर्जरा जो एमपी में है, यहां से जो अभिलेख मिले उनमें अशोक नाम मिलता है। बाकी और जगह जो अशोक के अभिलेख मिलते हैं पूरे भारत में, अफगानिस्तान तक, पाकिस्तान तक, बांग्लादेश और इन सब में, उनमें अशोक की जो टाइटल है, एक उपाधि है जिसका नाम है पियदस्सी या देवनाम पिय। ठीक है, इस नाम से अशोक को वहां पर बताया गया है, या अशोक के का नाम न मिलके अशोक के लिए ये उपाधियां वहां पर लिखी गई हैं, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। ठीक है, पियदस्सी या देवनाम पिय। तो ये पूछता है, इसको आप याद रखें। क्लियर है यहां तक? हो गया। तो ये हमने देखा कि अशोक के अभिलेख हैं, तो मास्की गुर्जरा इनमें अशोक नाम मिलता है, बाकी और जो अभिलेख हैं उनमें अशोक की उपाधि पियदस्सी या देवनाम पिय लिखी मिलती है, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। तो इस तरह से अशोक जो है भारत का पहला राजा था, या प्राचीन भारत का ऐसा पहला राजा था अशोक, जिसने अभिलेख लिखवाए, इंस्क्रिप्शंस का स्टार्ट किया, जनता तक सीधी पहचान के लिए अपने अभिलेख क्या है खुदवाए थे, गढ़वाए जग जगह, और उन अपनी बातें जनता तक लिखवा कर पहुंचाई थी। हमारी बातें। तो अब इसमें थोड़ा सा हम जिक्र करते हैं अशोक की धम्म नीति, अशोक का धम्म या अशोक की धम्म नीति। अशोक का धम्म, ठीक है, अशोक का धम्म या अशोक की धम्म नीति। क्या था अशोक का धम्म या अशोक की धम्म नीति? ये मैंने यहां भी लिखा है भाई, बिहारी घोष के स्थान पर युद्ध की जगह अशोक ने कौन सी नीति अपना ली? धम्म घोष नीति, शांति की नीति, भाईचारे की नीति, ठीक है, नॉन वायलेंस यानी अहिंसा की नीति, यानी वॉर पॉलिसी को छोड़कर पीसफुल पॉलिसी अपनाई। तो अशोक का धर्म क्या था? कहते हैं कि अशोक ने एक नया धर्म चलाया था, अशोक ने एक नया धर्म चलाया था, अशोक ने कहते हैं एक नया धर्म चलाया था जिसको धम्म कहते थे, अशोक का धम्मा, धम्मा, ठीक है, धम्मा। तो इसको समझ लो, बार बार आता है कि क्या था धम्म। धम्म में एक तरह से नैतिकता की बातें थी, अच्छाई बातें थी, सदाचार की बातें थी। हमारी बातें। तो अशोक ने कहा कि भाई यहाँ पर हमें, मतलब धम्म के द्वारा उसने बताया था कि हम सब लोग आपस में मिल के रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे के जो धर्म है उनकी हम क्या है बुराई ना करें, सहयोग करें, प्रशंसा करें, ठीक है, और एक दूसरे से हमारा विरोध ना हो, एक दूसरे धर्म की बुराई ना करके एक दूसरे के धर्म की जो कुछ रीति रिवाज भावनाएं उनका हमें सम्मान करना चाहिए। तो इस धर्म के अंदर इस तरह की सदाचार की बातें, नैतिकता की बातें, भाईचारे की बातें, नॉन वायलेंस की बातें थी। जैसे धर्म के द्वारा बताया गया कि भाई हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, ठीक है, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, बुजुर्ग लोगों की सेवा करनी चाहिए, जो भी ब्राह्मण लोग हैं, साधु संत हैं, उनको दान दक्षिणा देनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, चोरी डकैती हत्या नहीं करनी चाहिए, ठीक है, असत्य नहीं बोलना चाहिए, फिजूल खर्च नहीं करना चाहिए, मदिरा पान, ठीक है, या मांस वगैरह नहीं खाना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें, सारे लोग अपना आपस में मिल के रहें। तो इस तरह की जो बातें, नैतिकता की बातें, सदाचार की बातें, एक सामाजिक बातें, ठीक है, तो ये सब बातें किस में बताई गई है? धम्म में बताई गई हैं। तो यही था अशोक का धम्म या अशोक का नया धर्म जो धम्म था। हमारी बातें। तो एक तरह से जो धम्म था अशोक का, ये क्या था? एक नैतिक नियमों का समूह था, ये नैतिकता की इसमें बातें थी, ठीक है, नैतिक बातें थी या नैतिकता की बातें थी, इसमें नैतिकता की बातें थी या सदाचार के नियम थे, सदाचार, ठीक है, हमारी बातें। तो
धम्म में जो मैंने अभी आपको बातें बताई, इन सब बातों का जिक्र धम्म में किया गया है। तो वो इस तरह से अपनी जनता की भलाई के लिए काम करना चाहता था और अपने ही अच्छे विचार जनता तक पहुंचाना चाहता था। अशोक कहता था कि जैसे माता पिता को अपने बेटों की चिंता रहती है, ऐसे मुझे अपनी प्रजा की चिंता है। इस पूरी प्रजा को मैं अपने बच्चों की तरह, अपने बेटे बेटियों की तरह से समझता हूँ। तो इस तरह एक बहुत उच्च आदर्श अशोक रखता है और अपनी नीतियों में इन सारी बातों को फॉलो करता है। लोगों की भलाई के लिए, कल्याण के लिए, उनके नैतिक उत्थान के लिए, ठीक है? समाज में सारी चीज़ें सही रहें, कोई बुराई ना हो, इन बुराइयों को दूर करने के लिए चोरी डकैती, हत्या, नशा वगैरह सब, ठीक है? तो इस तरह से अशोक जो है इन अच्छी बातों के द्वारा समाज को एक करना चाहता है। पूरे अपने एम्पायर में जो अलग-अलग लोग, अलग-अलग ग्रुप है, सबके अंदर जो इस तरह की बातों को लाकर सबको एक करके शांति से रूल करना चाहता है। तो लोगों की भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, नैतिक उत्थान, ठीक है? वो करना चाहता है। तो अशोक ने ऐसा नहीं कहा कि आप बौद्ध धर्म अपनाओ, ठीक है? हाँ, क्लियर है? तो ये ही था अशोक का धम्म, अशोक की ये धम्म की नीति या अशोक का नया धर्म, धम्म की बातें, नैतिकता की बातें, सदाचार की बातें, जो बातें मैंने अभी बताई। क्लियर है इतना? ये बात समझ में आई? हो गया इतना? इसको आप नोट करें, ठीक है? नैतिकता की बातें धम्म में हो गया। तो ये हमने धम्म देखा। अशोक जो शुरुआत में था, क्या था? अशोक शिव का भक्त था, शिव की पूजा किया करता था शुरुआत में। अशोक अशोक शुरुआत में क्या था? शिव का भक्त था, शैव मत का अनुयायी था, वो शैव मत का अनुयायी था, शिव भक्त था अशोक। फिर बाद में अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, किसके युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। क्या अपना लिया था? बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है? हाँ जी, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्या अपना लिया? बौद्ध धर्म अपना लिया था। हाँ जी। और कहते हैं कि अशोक का वो था नेफ्यू, भतीजा, जिसका नाम था निग्रोथ, ठीक है? उसको देखकर अशोक का जो है ये बौद्ध धर्म की तरफ रुझान हो गया था। तो बौद्ध धर्म में किसने दीक्षा दी, शिक्षा दी थी बौद्ध धर्म में? अशोक का जो नेफ्यू था, भतीजा, निग्रोथ, ठीक है? एक ये मिलता है। दूसरी एक और परंपरा है, दूसरा एक और सूचना मिलती है कि भाई एक और बौद्ध भिक्षु था, उपगुप्त। उपगुप्त, इसने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी, ठीक है? दीक्षा दी, बौद्ध धर्म की क्या दी? दीक्षा दी थी। तो ये दो लोगों के नाम आते हैं। तो एग्जाम में जो भी आएगा उस पर आप टिक लगाएंगे, दोनों एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। या तो निग्रोथ होगा या उपगुप्त होगा। कुछ ग्रंथ हमें बताते हैं कि भाई निग्रोथ ने बौद्ध धर्म दीक्षा दी अशोक को, कुछ ग्रंथ बताते हैं कि उपगुप्त ने दी थी। तो मैंने दोनों लिखवा दिए, जैसा क्वेश्चन आएगा आप उसको कर देना। क्लियर है? तो इस तरह से अशोक ने वैष्णव संप्रदाय, जो सॉरी ये जो शैव संप्रदाय था उसको छोड़कर क्या अपना लिया? कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था उनको? कुछ ग्रंथ बताते हैं, कुछ बुक्स बताते हैं निग्रोथ के द्वारा, कुछ बताती हैं उपगुप्त के द्वारा। समझ बात है? और इस तरह से अशोक जो है फिर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लग जाता है। एक शांति की नीति, एक अहिंसा, नॉन वायलेंस की नीति का वो पालन करता है। और पड़ोसी राजाओं में भी उन्होंने बौद्ध जो भिक्षु है वो भेजे थे, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, इधर ये आपका श्रीलंका, और इधर आपका ये दक्षिण पूर्व एशिया। और श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। संघमित्रा, ठीक है? संघमित्रा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में, कहां पर? श्रीलंका में किसको भेजा था? श्रीलंका में किसको भेजा था? महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा।
तो इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम बार बार कि अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किसको भेजा था? अपने बेटे महेंद्र और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर हो गया इतना? ये बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो इस तरह से अशोक बौद्ध धर्म अपना लेता है और उसके प्रचार प्रसार में लग जाता है। कहते हैं कि अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे। बौद्ध स्तूप मतलब बौद्ध धर्म के प्रार्थना स्थल। तो अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे? 84,000, ऐसे मान्यता है 84,000। और सबसे फेमस जो स्तूप है सांची का स्तूप, एमपी में पड़ता है। सांची का स्तूप एमपी, सांची का स्तूप एमपी में था, जो अशोक ने ही बनवाया था। ठीक है, सांची का स्तूप कहां पे पड़ता है? एमपी में। इस सांची के स्तूप को अशोक ने ही बनवाया था। क्लियर है? और अशोक ने इधर बिहार में 12 की पहाड़ियां हैं, वहां पर आजीवक एक संप्रदाय था। ठीक है, एक विचारधारा थी उसके जो आजीवक संप्रदाय के जो अनुयायी थे, जो साधु संत थे, आजीवक संप्रदायों के लिए भी 12 की पहाड़ियों में कुछ गुफाएं बनवाकर उनको दान में दी थी। क्लियर है? तो सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करता था। ऐसा नहीं कट्टरवादी हो गया था कि अब बौद्ध धर्म अपना लिया तो दूसरे धर्म के लोगों को सताएगा या उनके साथ गलत व्यवहार, ऐसा नहीं था। बहुत ही लिबरल, उदारवादी और सभी धर्मों का सम्मान करने नई बातें। तो कहते हैं कि 84,000 स्तूप बनवाए थे। सांची का स्तूप जो फेमस है काफी, वो अशोक ने बनवाया था एमपी में। और झेलम नदी के किनारे श्रीनगर शहर को, श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर जम्मू कश्मीर, तो श्रीनगर किसने बसाया? अशोक ने। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे श्रीनगर। और दूसरा और क्या? 12 की पहाड़ियां हैं ये बिहार में। 12, या कई बार बराबर भी हो सकता है, 12 कह दो या बराबर। ठीक है, पहाड़ियां हैं। इन पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए, आजीवक संप्रदाय के लिए गुफाएं दान में दी थी। गुफाएं क्या दी थी? दान में दी थी। जैसे विश्व झोपड़ी, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि, सुदामा, कर्ण, चौपार। ठीक है, तो इंपोर्टेंट है, इसको नोट करें। अशोक ने 12 या बराबर की पहाड़ियों में बिहार में आजीवक संप्रदाय के लोगों को गुफाएं दान में दी थी। जैसे कि विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण गुफा, चौपार गुफा। आई बात समझ में? हाँ जी, क्लियर है? अशोक का एक ग्रैंड सन था, अशोक का एक प्रपौत्र था। ये मिटा देता हूं, लिख लो ये। अशोक ने 12 की पहाड़ी में 12 गुफाओं में आजीवक संप्रदाय के लोगों को ये गुफाएं दान में दी थी। विश्व झोपड़ी, लोमस ऋषि गुफा, सुदामा गुफा, कर्ण और चौपार। अशोक का ग्रैंड सन था दशरथ। ठीक है, अशोक का ग्रैंड सन था दशरथ। इसने नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीव संप्रदाय को कुछ गुफाएं दान में दी थी। नागार्जुन, ठीक है, नागार्जुन। आजीवक संप्रदाय, हमारी बातें। तो अशोक का ग्रैंड सन था, पौत्र था दशरथ, जिसने नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीवक संप्रदाय के लोगों को गुफाएं दान में दी थी दशरथ ने। क्लियर है? हो गया इतना? हाँ जी।
दशरथ अशोक का ग्रैंडसन था, पुत्र था, जिसने नागार्जुन की पहाड़ियों में आजीविक संप्रदाय के लोगों को कुछ गुफाएं दान में दी थी। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी। तो इस तरह से अशोक ने अन्य धर्म के लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, बौद्ध धर्म अपनाया, उसका प्रचार प्रसार किया और अपनी नीति को लोगों तक पहुंचाया। तो अशोक प्राचीन भारत का ऐसा पहला राजा था, अशोक प्राचीन भारत का फर्स्ट रूलर था जिसने अभिलेख लिखवाने की प्रथा को शुरू किया, इंस्क्रिप्शंस को स्टार्ट किया, शुरू किया, सीधा जनता तक डायरेक्ट कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी बात सीधी जनता तक पहुंचाने के लिए, भाई मैं क्या सोचता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं, इस तरह से। तो प्राचीन भारत का अशोक पहला राजा था जिसने जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्राचीन भारत में पहली बार क्या अभिलेख लिखवाने शुरू किए थे, अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। समझ में बात है? हाँ जी। और जो अशोक के अभिलेख है, इनको सबसे पहले किसने खोजा था? एक अंग्रेज था, स्टीव पेंथलर। ठीक है, पेंथलर, स्टीव पेंथलर ने अशोक के अभिलेखों को खोजा था। ठीक है, हाँ जी। और अशोक के जो अभिलेख हैं, ये अशोक के अभिलेख 2 टाइप्स के हैं। नंबर 1 स्तंभ लेख, ठीक है, स्तंभ लेख, और दूसरे हैं आपके शिलालेख, शिलालेख, पिलर एडिक्ट्स और रॉक एडिक्ट्स। ये लगभग मेजर कितने हैं? 7 हैं, और ये कितने लगभग मेजर 14। ठीक है, तो अशोक के जो अभिलेख हैं वो 2 टाइप्स हैं, पिलर्स लेख और इनको बोलेंगे मतलब पिलर्स एडिक्ट्स, और इनको रॉक एडिक्ट्स, स्तंभ लेख और शिलालेख। ई पेंथलर ने सबसे पहले इनको अभिलेखों को खोजा था। अशोक के जो अभिलेख हैं, जो अशोक के साम्राज्य से विभिन्न अलग अलग स्थानों से हमें मिले हैं। क्लियर यहाँ पर? ये बात समझ में आई? ठीक है, अशोक के स्तंभ या अशोक के अभिलेख। और फिर यहाँ पे बात आती है कि जो अशोक के अभिलेख थे वो किस भाषा में थे या किस लिपि में थे, उसको भी देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। अशोक के जो अभिलेख हैं, ये इनकी जो लैंग्वेज थी, इनकी जो भाषा थी, इनकी जो लैंग्वेज जो भाषा थी वो थी कौन सी? वो प्राकृत भाषा, प्राकृत। कौन सी भाषा थी? प्राकृत, जिसको अर्धमगधी भी कह देते हैं कई बार, अर्धमगधी, अर्धमगधी। ठीक है, और लिपि क्या थी? स्क्रिप्ट क्या थी? ब्राह्मी। कौन सी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। कौन सी लिपि थी? ब्राह्मी। क्लियर है? तो जो मोस्टली अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, अशोक के जो अभिलेख थे, ज्यादातर वो कौन सी लैंग्वेज में थे? प्राकृत भाषा या अर्धमगधी। और लिपि मैक्सिमम की, मोस्टली की लिपि क्या थी? स्क्रिप्ट क्या थी? ब्राह्मी। क्या थी? ब्राह्मी, जो कहां से? लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। ब्राह्मी को किस तरह लिखेंगे हम? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और मैंने बताया अशोक के अभिलेख पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से भी मिलते हैं, पाकिस्तान अफगानिस्तान में। तो जो पाकिस्तान के जो अभिलेख थे वो अलग थे, और अफगानिस्तान में जो थे उनकी थोड़ी स्क्रिप्ट अलग थी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो अभिलेख हैं उनको छोड़कर जो और भी सारे अभिलेख थे वो लैंग्वेज प्राकृत होगी और लिपि ब्राह्मी होगी, जो लेफ्ट से राइट लिखी जाएगी। क्लियर है इतना? और अशोक के जो अभिलेख हैं जो पाकिस्तान में हैं वो किस लिपि में है? खरोष्ठी, खरोष्ठी लिपि में है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, खरोष्ठी लिपि में है। इस लिपि में है? खरोष्ठी में।
और जो अफगानिस्तान के अंदर अशोक के अभिलेख मिले हैं उनकी भाषा और लिपि क्या है? ग्रीक और अरामाइक। अरामाइक और ग्रीक, ठीक है, अरामाइक और ग्रीक। समझ में आ रही बातें? और अरामाइक और ग्रीक। और जो अरामाइक है ये कैसे लिखी जाती है? इसकी डायरेक्शन है राइट से लेफ्ट। और जो खरोष्टी है ये हो गया, इतना हो गया, हाँ जी। और जो खरोष्टी है ये किस डायरेक्शन में लिखी जाएगी? ये भी राइट से लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। लिख लो, इसको नोट कर लो। तो अभी समझ में आई बातें? तो अशोक के जो ज्यादातर अभिलेख हैं, अशोक के जो ज्यादातर इंस्क्रिप्शंस हैं वो किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। स्क्रिप्ट कौन सी है? लिपि कौन सी है? ब्राह्मी, ठीक है। प्राकृत भाषा को अर्धमगधी भी कहा जाता है, जो मगध वाले एरिया में बोले जाते थे। पाकिस्तान के जो अभिलेख हैं वो मिले खरोष्टी लिपि में, खरोष्टी स्क्रिप्ट में। और ये डायरेक्शन किस तरह है इसकी? राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। अफगानिस्तान में जो उसके इंस्क्रिप्शन मिले, अभिलेख मिले हैं, उनकी राइटिंग या उनकी लैंग्वेज और स्क्रिप्ट क्या हो जाएगी? अरामाइक और ग्रीक, ठीक है। और ये अरामाइक राइट टू लेफ्ट लेके जाती है और ब्राह्मी लेफ्ट टू राइट। तो इस तरह से ये अलग अलग अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत के जो और बड़े हिस्से हैं उनमें ये अलग अलग भाषा हैं, अलग अलग लिपि हैं जिनमें अशोक के अभिलेख मिलते हैं। इन दोनों जगहों, पाकिस्तान अफगानिस्तान के छोड़ के बाकी जो और जगह मिले वो ज्यादातर सब किसमें है? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि। पाकिस्तान में खरोष्टी लिपि और अफगानिस्तान में ग्रीक, अरामाइक या अरामाइक और ग्रीक। क्लियर है इतना? याद रखना आप इसको, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। यहां से क्वेश्चन और आता है कि सबसे पहले अशोक के इन अभिलेखों को किस विद्वान ने पढ़ा था? तो अशोक के जो इंस्क्रिप्शन थे, अशोक के जो अभिलेख थे जिनमें रॉक एडिक्स, फ्लड एडिक्स, स्तंभलेख, शिलालेख थे, तो अशोक के इन अभिलेखों को सबसे पहले किसने रीड किया, किसने डेसिफर किया, किसने पढ़ा था? एक अंग्रेज विद्वान था, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप, तो जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। इंपोर्टेंट है, याद रखें कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। क्लियर है यहां तक? हाँ जी। तो ये अशोक के अभिलेखों के बारे में हमने सारी बातें अच्छे से पढ़ी। क्लियर है? तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, आपने किया होगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ पे? हाँ जी, हो गया इतना। तो इस तरह से अशोक ने 273 में 273 से लगा के 232 ईसा पूर्व तक रूल किया, शासन किया। और काफी महान राजा था, क्योंकि ये लोगों की भलाई के लिए, लोगों के लिए काम किया, शांति की नीति अपनाई, अच्छे कार्य किए, अच्छे काम किए, इसी वजह से इसको महान कहा जाता है। अशोक आदि ग्रेट, अशोक महान। इतिहास में पहला राजा और इतिहास के महान राजाओं में से एक राजा है, दुनिया के महान राजाओं में से एक राजा है। तो अशोक के मरने के बाद ये जो एम्पायर था, जिसका इतना बड़ा एरिया था, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, वो एम्पायर बिखर गया, डेक्लाइन कर गया। इस एम्पायर या साम्राज्य का पतन हो गया और ये साम्राज्य खत्म हो गया अशोक की मृत्यु के बाद। तो इस साम्राज्य के पतन के लिए बहुत सारे रीजन हैं, जैसे कुछ आर्थिक कारण हैं, कुछ लोग अशोक की शांति नीति को ठहराते हैं, कुछ कहते हैं कि सेना जो थी वो कमजोर हो गई थी अशोक की। तो हमारी बातें, कुछ लोग कहते हैं कि अशोक के उत्तराधिकारी जो थे, वो सक्सेसर, वो काफी क्या थे, अयोग्य थे, वो संभाल के नहीं रख पाए। इतने बड़े साम्राज्य को संभाल के रखने के लिए एक एबल, योग्य, स्ट्रॉन्ग, मजबूत और योग्य शासक की जरूरत होती है। तो अशोक के उत्तराधिकारी कमजोर थे, वो संभाल के नहीं रख पाए। और जो ये मौर्य एम्पायर था, जिसका विदेशों तक नाम था, और इतना बड़ा एम्पायर कहते हैं हिस्ट्री में आज तक नहीं हुआ, इंडियन हिस्ट्री में जितना बड़ा एम्पायर इन लोगों का था, मौर्याज का, अशोक तक। उसके बाद अशोक के मरने के बाद ये एम्पायर बिखर गया, डेक्लाइन कर गया, खत्म हो गया, ठीक है। और जो लास्ट रूलर था, वहां से क्वेश्चन आता, बार बार पूछा हुआ एग्जाम में है
कि मौर्य डायनेस्टी का अंतिम शासक कौन था, अंतिम राजा कौन था, उसको देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लिया, यस ठीक है। तो अशोक के मरने के बाद ये मौर्यन एम्पायर डेक्लाइन कर जाता है, बिखर जाता है, इसका पतन हो जाता है, अंत हो जाता है। तुम्हारी बातें क्लियर हो गया इतना? तो जो अंतिम मौर्य रूलर था, लास्ट जो मौर्य रूलर था, अंतिम मौर्य शासक, ठीक है, अंतिम मौर्य शासक वो था बृहद्रथ, ठीक है, 185 बीसी। बृहद्रथ को इसी के सेनापति जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग, एक ब्राह्मण था, पुष्यमित्र शुंग ने क्या कर दी, बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश को खत्म करके अपना कौन सा वंश चलाया, शुंग वंश की स्थापना की। हमारी बातें तो यहां से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य राजा कौन था। तो अंतिम मौर्य रूलर या लास्ट मौर्यन रूलर था बृहद्रथ, ठीक है, जिसकी हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। तो पुष्यमित्र शुंग कौन था, इसका कमांडर था, सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या करके मगध पर कब्जा कर लिया, मौर्य वंश को खत्म कर दिया और मगध पर एक नया वंश रूल करने लगा जिसका नाम था शुंग वंश। तो यहीं से शुरू हुआ शुंग वंश, क्योंकि इसकी स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो चल पड़ा दूसरा वंश, कौन सा, शुंग वंश। तो इस तरह से हर्यक वंश देखा हमने, उसके बाद हमने शिशुनाग वंश देखा, नंद वंश जिसको गद्दी से हटा के मौर्य वंश आया, और मौर्य वंश को गद्दी से हटा दिया पुष्यमित्र शुंग ने, और अगला एक वंश आया जिसका नाम था शुंग वंश। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाता है कि अंतिम मौर्य रूलर कौन था, किसने उसकी हत्या कर दी। तो उसी का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जिसने बृहद्रथ की हत्या करके गद्दी पर कब्जा किया, मौर्य वंश को खत्म कर दिया और एक नया वंश चला मगध पर जिसका नाम था शुंग वंश। क्लियर यहाँ तक? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को एक सेशन, ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपने इसका पूरा पूरा लाभ या बेनिफिट उठाया होगा, ठीक है, और सारी चीज़ों को समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा अपनी नोटबुक में। तो अगली क्लास में हम मिलते हैं, मौर्य सोसाइटी को पढ़ेंगे, मौर्यन इकोनॉमी और मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में फिर हम मौर्य डायनेस्टी या मौर्य इकोनॉमी, मौर्य सोशल सिस्टम, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, उनको पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं।